देखो लास्ट क्लास में हमने एक इक्वेशन निकाली थी किसी आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसकी पोटेंशियल की, जिसमें आप पोटेंशियल को देखोगे तो V बराबर हमें क्या क्या मिला था, Q1/4πε0 R आर आएगा यहाँ पे, प्लस 2Q2/4πε0 R² प्लस 3Q3/4πε0 R³ इसके रूप में इक्वेशंस मिली थी। ठीक है, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन जो थी ना, इक्वेशन के अंदर जो ये तीन टर्म, ये पहला टर्म तो किसके लिए था, मोनोपोल के लिए, दूसरा टर्म डाइपोल के लिए, तीसरा टर्म किसका था, क्वाड्रपोल के लिए। ठीक है, चार अलग अलग प्रकार के, जो तीन अलग अलग प्रकार के ध्रुवों के बारे में मैंने मल्टीपोल की डेफिनेशन के अंदर बताया था, उनके लिए पोटेंशियल की क्या इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सारी की सारी है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल हमने पहले निकाल दिया था, बचा क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बच गया था। उस आधार के ऊपर आप देखोगे कि जो V होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ठीक है, और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, E वेक्टर बराबर माइनस के डेल वेक्टर V होता है। ठीक है, अब देखो डेल वेक्टर जो होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, डेल बाय डेल r के रूप में लिख सकते हो, या फिर डेल बाय डेल x i कैप प्लस डेल बाय डेल y j कैप प्लस डेल बाय डेल z j कैप, इसके रूप में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जब आप 1/r का अवकलन करोगे किसके सापेक्ष की, r के सापेक्ष, मतलब अपन स्मॉल r लिखे, यहाँ पे कौन सा r है तो कैपिटल r आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन 1/r बराबर क्या आएगा, माइनस के 1/r² आता है, यही आता है। ठीक है ना, तो इस वजह से आप देखोगे जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास में पोजीशन जो या फिर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स जो है, क्योंकि बाकी ये सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। आपके पास में आवेश क्या है, वो फिक्स रहेगा। आपने किस एंगल से किस एंगल के ऊपर उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, जो आप देख रहे थे इस तरीके से, जो ये एंगल था थीटा एक्सिस के बीच में, मूल बिंदु से उस आवेश की डिस्टेंस जो या दूरी थी उनके बीच का एंगल, ये जो था ये कितने था, थीटा का था, ये भी फिक्स रहेगा। एक बार आप अगर डिस्टेंस ले लोगे तो ये चेंज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में देखोगे तो इन इक्वेशन के अंदर जो चेंज होने वाली वैल्यू फॉर है, ओनली ये क्या है, आर, मूल बिंदु से इसकी बिंदु P की डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकती है, बदल सकती है, पर एक बार मूल बिंदु से आपने ये वाली दूरी ली तो वो तो फिक्स ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ठीक है, तो ये जो आर में होने वाला परिवर्तन है उसी के आधार के ऊपर मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रपोल की हमें क्या मिलती है, तीन टर्म्स मिलती है जो इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये 2 क्यों आया, ये 3 क्यों आया, ये तो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि 1/r का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस के 2/r³ लिखोगे, 1/r³ का करोगे तो क्या लिखोगे, 3/r⁴ लिखोगे। तो उस वजह से यहाँ पे ये R4, R2 और R3, R² R³ और R4 आया। अब देखो इसमें Q1 Q2 इनकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सीधा हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ये कर लिया कि एक्सपेक्ट कर लिया कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये Q1 Q2 Q3 क्या है, ये क्या है, देख लो इसकी वैल्यू क्या है। Q1 की वैल्यू तो आपके V रॉ डी, इंटीग्रेशन के अंदर था, पोटेंशियल के अंदर पहली टर्म के अंदर आप देखोगे तो V रॉ डी लिखा हुआ था उसके अंदर, क्योंकि पहली टर्म के अंदर आप देखोगे इक्वेशन 1 + T/r cos थीटा प्लस d²/2r² 3 cos² थीटा माइनस के 1 के रूप में इक्वेशन आई थी, किसकी, 1/r की। तो उस कंडीशन में आपने जब वैल्यू पुट की तो आपको मालूम है अंदर और मल्टीप्लिकेशन में क्या था, रॉ dV/r था। ठीक है, रॉ dV/r था, आपने r का मान लिखा था, तब आप लोगों को ये अलग अलग तीन टर्म्स मिली थी या नहीं मिली थी, उन्हीं तीन टर्म्स के आधार के ऊपर आपने मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रपोल के रूप में इसको डिवाइड किया है। अब देखो Q1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, यहाँ से आप इंटीग्रेशन में लिखोगे
1 बाय आर के लिए पहली टर्म तो क्या है 1 ही है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के अंदर जाओगे तो पहला मल्टीप्लिकेशन सिर्फ रॉ डीवी से होगा, तो इस वजह से Q1 का मान क्या होगा वी रॉ डीवी। इसी तरीके से Q2 का मान क्या हो जाएगा रॉ डीवी डी कॉस थीटा, ये सेकंड टर्म हो जाएगी यहां से, ठीक है ना। आर तो नीचे से क्या आ जाएगा आउटसाइड आ जाएगा। अब थर्ड टर्म जो है वो आपकी Q3 बराबर क्या आ जाएगी आपकी V रॉ डीवी कोष्टक में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 डी स्क्वायर अपॉन। अब यहां से भी क्या हो जाएगी ये आर वाली टर्म क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी, तो अंदर बचेगा ओनली फॉर कौन सा टर्म डी स्क्वायर अपॉन 2 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या था और रॉ डीवी था ही। अब आप इनका डिफरेंशिएशन इन्हीं तीनों कंडीशन, ये जो तीन इक्वेशन मिली है ना आपके Q3 Q4, ये क्या है आपके एक प्रकार से एकांक आयतन के अंदर आवेश घनत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है रॉ डीवी आवेश घनत्व होता है, इसमें भी रॉ डीवी डी और cos थीटा तो डिस्टेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो रॉ डीवी आयतन के सापेक्ष अवकलन ही है इसमें, और यहाँ पे भी आपके पास में साथ में क्या आ रहा है रॉ आ रहा है, ये भी प्रकार एक प्रकार से किसको प्रदर्शित कर रहा है आवेश घनत्व के रूप में है इक्वेशन, ये भी आवेश घनत्व के रूप में है। और ये इक्वेशन जो है ये किसको प्रदर्शित करती है मोनोपोल एकल ध्रुव को। एकल ध्रुव के लिए अगर आपको क्या निकालना बोल दे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बोलेगा तो उस कंडीशन में आपके पास में Q1 का मान क्या होना है Q1 क्या हो जाएगा आपकी V रॉ डीवी से निकल जाएगा, मतलब आपके पास में आवेश घनत्व है तो आप सीधा क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन करके उसका मान क्या कर सकते हो पोटेंशियल का मान निकाल सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल V बराबर आप क्या लिखोगे रॉ डीवी V अपॉन 4πε0r। वैल्यू सिर्फ किसकी निकालनी पड़ेगी रॉ डीवी की निकालनी पड़ेगी और किसी की नहीं निकालनी पड़ेगी, आवेश का मान ज्ञात करना पड़ेगा जिसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है पोटेंशियल, ठीक है। अब ये सेकंड टर्म जो है ये किसकी है द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला जो आपके पोटेंशियल होगा उसके लिए जो आवेश होगा उसका मान किससे ज्ञात करोगे इससे ज्ञात करोगे। और ये थर्ड टर्म जो है ये क्या है चतुर्ध्रुव, ठीक है ना। इस तरीके से आप आगे और इक्वेशन निकालते जाओगे तो आपको आगे क्या क्या है क्वाड्र पोल के बाद में आपको ओक्टा पोल की भी इक्वेशन मिल जाएगी, और वहां तक नहीं जाना है यहाँ तक ही अपन को पढ़ना, ठीक है ना। ये लास्ट क्लास में हमने यहाँ इससे पहले पोटेंशियल की हमने इक्वेशन निकाली थी, ये इक्वेशन निकालनी बाकी रह गई थी, ठीक है ना। ये लिख लो फटाफट, ये इक्वेशन और ये तीन इक्वेशन जो है ये लिख लो, क्योंकि इससे आगे वाला तक तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। देखो इसके बाद में जैसे कि आपने एक समान आवेश वितरण या फिर ये कह सकते हो आर्बिट्रेरी आवेश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है उसका मान ज्ञात कर लिया। अब ऐसे ही क्या है मान लो कि आपको कोई भी एक गोलाकार आकृति दे दी या एक ठोस गोला दे दिया, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपने एक समान रूप से आपने आवेश का वितरण किया तो उस कंडीशन के अंदर एक समान रूप से किसी गोले में आवेश वितरण के लिए या फिर आवेश को वितरित करने के लिए किया गया कार्य आपको या फिर आप ये कह सकते हो आपके द्वारा दी गई ऊर्जा जो होगी उसका क्या मान होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे देखो डायग्राम ली उसको समझो। एक समान रूप से आवेशित
गोले की ऊर्जा। एक समान रूप से आवेशित गोले की ऊर्जा बोलो, या फिर आप इसमें क्या बोल सकते हो कि एक कोई भी गोला है आपके पास में, जिसमें आपने क्या किया है, क्यू आवेश को क्या किया, एक समान रूप से उसके अंदर वितरित किया है। ठीक है, जब आपने एक समान रूप से उसके अंदर आवेश को वितरित किया तो उस आवेश वितरण के अंदर कुल किया गया कार्य कितना है, उसका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि ये आपके पास एक गोली आकृति है, ठीक है, या फिर गोला है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, r, और इसके अंदर हमने क्या किया है, रॉ आवेश को हमने क्या किया, एक समान रूप से क्या किया, इसके अंदर वितरित किया, क्योंकि रॉ किसको प्रदर्शित करेगा, इस गोले के एकांक आयतन के अंदर आवेश के वितरण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मान लो कि ये रॉ है ना, ये इसका आवेश घनत्व है, और साथ ही साथ इसमें आवेश का मान कितना है, क्यू, मतलब क्यू आवेश को इस एकांक आयतन में आपने क्या किया है, एक समान रूप से वितरित किया। अगर इसका आयतन v है तो उस कंडीशन में हम इस गोले के लिए आवेश घनत्व रॉ को क्या लिख सकते हैं, Q अपन V के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो सीधा तो इसके अंदर आपने वितरण किया वो आप नहीं ज्ञात कर सकते, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि ये एक ठोस गोला है, तो उस कंडीशन में आप अगर गोले को काटोगे, ठीक है, गोले को अगर आप एक सिरे से लेके एंड सिरे तक, मतलब एक जगह से काटना स्टार्ट करो लास्ट तक, मतलब जहां तक पूरा नहीं कट जाए तब तक, इस तरीके से अगर आप काटोगे तो ये क्या होगा, अलग अलग छोटी छोटी शक्तियों से मिलकर बना हुआ होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है गोला गोला जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग रेडियस की आप अगर शक्तियों को मिलाते जाओगे जीरो से लेके आर रेडियस तक की, तो उस कंडीशन में आपको एक क्या मिल जाता है, सॉलिड स्पेयर मिलता है या नहीं मिलता है। ये तो शायद 11th के अंदर आपने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ठोस गोला, खोखला गोला। खोखले गोले में तो क्या होता था, खोखले गोले में तो आपके सिरे के ऊपर ऊपर की एक शक्ति होती थी, लेकिन ठोस गोला जो होता था उसके अंदर आप जीरो से लेके आर रेडियस तक की अलग अलग शक्तियों को मिलाते थे, तब आपको क्या मिलता था, एक सॉलिड स्पेयर मिलता था। फिर आप उसमें क्या करते थे, सिर्फ एक शक्ति के लिए आप क्या करते थे, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते थे, और उसका फिर जीरो से लेके आर रेडियस तक क्या करते थे, आप समाकलन करते थे, तो आपको पूरी की पूरी शक्ति का क्या मिल जाता था, जड़त्व आघूर्ण। वैसे कि वैसे इस गोले के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल शक्ति लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक आप शक्ति लोगे, ठीक है, उस शक्ति के ऊपर अगर आप आवेश घनत्व ज्ञात कर लेते हो, या सॉरी क्या आवेश वितरण में किए गए कार्य को ज्ञात कर लेते हो, तो उस कंडीशन में आप जीरो से लेके आर रेडियस तक आप उस पार्ट का या फिर उस इक्वेशन अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इस पूरे गोले के अंदर किए गए आवेश वितरण में कार्य के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो लिख लो इसके अंदर, माना कि एक गोला जिसकी त्रिज्या r है, इस गोले में Q आवेश इस गोले को या इस गोले में Q आवेश दिया जाता है, यह आवेश गोले में क्या होगा, गोले में एक समान रूप से वितरित किया जाता है। को माना कि इस गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या हो सकता है, आवेश घनत्व रॉ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V। ठीक है, स्पीड काफी तगड़ी है। ठीक, अब क्या करो, मान लो कि इस गोले को हमने क्या किया, अलग अलग शक्तियों से मिलकर बना हुआ माना है। एक शक्ति ऐसी है जिसकी आंतरिक रेडियस यहां से यहां तक की
त्रिज्या क्या है x, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये क्या है dx, ठीक है। अब मान लो कि जो ये x त्रिज्या का जो गोला है उसके अंदर आपने क्या किया qx आवेश का वितरण दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा dqx आवेश का वितरण हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों आवेशों के अंदर जो ये qx और dqx आवेश है, इन आवेशों के वितरण के कारण जो ये qx का मान जो है वो रॉ के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करेगा, या फिर आवेश घनत्व के साथ में इस qx और dqx का क्या रिलेशन होगा, पहले वो ज्ञात कर लेंगे। वो निकलने के बाद आपको मालूम हो तो पोटेंशियल क्या होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के रूप में लिखा जाता है गोले के लिए। पोटेंशियल को इसी प्रकार से लिखते हो, ये तो इक्वेशन अभी अपने 2-3 बार पढ़ ली है, ठीक है। तो अब उसमें क्या करोगे फिर आप इस एक शक्ति का आप क्या लिख लोगे पोटेंशियल लिख दोगे डीवी के रूप में ज्ञात कर लोगे स्मॉल शक्ति का, ठीक है। जब ये पोटेंशियल निकल जाएगा तो आपको मालूम है किया गया कार्य डी जो होता है वो किसके बराबर होता है डेल डीवी के बराबर होता है, क्यू डीवी के बराबर होता है, इस रूप में लिखोगे। मतलब इसके अंदर जो ये किया गया जो ये जो स्मॉल शक्ति है उसके अंदर किया गया आवेश वितरण जो होगा ना वो क्या होगा Q इंटू डीवी के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे रिलेशन 12th के अंदर काफी पढ़े होंगे, पहली दूसरी यूनिट के अंदर ही पढ़ लिए होंगे ये सब के सब रिलेशन। तो वहां से जब आप इसके अंदर मान रखोगे तो उसके अंदर उस मान से आपको ओनली फॉर ओनली ये जो dx त्रिज्या की जो ये शक्ति है या फिर dx त्रिज्या मोटाई की जो ये शक्ति है इसके अंदर टोटल कितना आवेश वितरण किया उसमें किया गया कार्य क्या होगा वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा। फिर आप ये जो इक्वेशन आएगी इसका आप क्या करोगे 0 से r तक क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे। जब 0 से r तक इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी की पूरे गोले के अंदर आपने किए गए आवेश जो आपके द्वारा किया गया आवेश वितरण है उसके अंदर आवेश वितरण में किया गया कार्य जो वो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा इस qx का मान ज्ञात करना पड़ेगा, qx की क्या वैल्यू है। जब qx निकल जाएगा तो उसके बाद में आपके क्या निकल जाएगा dqx भी निकल जाएगा, dqx निकल जाएगा तो फिर क्या निकल जाएगी dv का मान, और dv का मान निकल जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा du का मान, और du का हाथ क्या निकल जाएगा u। मतलब आपके पास में फोर्स कितने पोर्शन है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होना है फिर यहाँ तक जाना है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से करोगे तो याद रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है तो आसानी से हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो माना कि इस गोले को कहीं गोलाकार परतों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। इन परतों में या इन परतों की त्रिज्या जो होगी कहां से कहां तक होगी स्टार्टिंग पॉइंट से आप एंड पॉइंट तक जाओगे परिधि तक, तो ये रेडियस कहां से कहां तक चेंज होगी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रेडियस 0 और एंडिंग पॉइंट के ऊपर ये रेडियस क्या होगी r होगी। इन परतों की त्रिज्या कहां से कहां तक होगी 0 से r तक हो सकती है। हम एक ऐसी कि गोलीय परत की क्या करेंगे की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या क्या होगी x, यहां से यहां तक की इसकी रेडियस जो है वो क्या होगी x, तथा इसकी मोटाई क्या है ये वाली मोटाई dx है, ठीक है। तो देखो 0 से लेके r रेडियस गोला है तो r रेडियस के गोले के लिए घनत्व आयतन क्या होगा r त्रिज्या के गोले का आयतन
का आयतन आप किससे लिखते हो? 4/3 पाई आर क्यूब से लिखते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये x है। ठीक है, तो x के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो x त्रिज्या की गोले में उपस्थित आवेश, ठीक है, तो ये QX होगा, क्योंकि आपके पास में अब क्या है, x त्रिज्या का गोला है। देखो यहाँ से r त्रिज्या का गोला है, तो उसमें आयतन का मान क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसी r त्रिज्या के गोले के लिए अगर आप घनत्व का मान लिखोगे तो रॉ बराबर आपके पास में क्या होगा, Q अपॉन आयतन के रूप में लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये रॉ बराबर Q अपॉन आयतन है, और इस गोले का आयतन कितना है, 4/3 आर क्यूब। ये तो ठीक है, अब इस Q का मान, QX का मान लिखना चाहोगे तो वो क्या होगा, QX से पहले देखो QX के लिए रॉ का मान क्या है, वही का वही QX अपॉन 4/3 पाई एक्स क्यूब लिखोगे, क्योंकि अब इस गोले की रेडियस कितनी है, x है। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन आ गई, तो अब यहाँ से QX बराबर आपकी क्या आ जाएगा, रॉ डॉट 4/3 पाई एक्स क्यूब के रूप में लिखेंगे। अब देखो ये रॉ जो होता है ना, एक कोई भी आपने अगर आकृति ले ली ना, तो उस आकृति के लिए रॉ का मान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, गोलाकार आकृति है और उस गोलाकार आकृति में आपने रॉ का मान क्या निकाला था, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब निकाला था। अब इस मान को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के अंदर रख के आप सॉल्व करो, या फिर आप क्या करो, आपको QX की वैल्यू तो चाहिए चाहिए, साथ में आपको किसकी वैल्यू भी चाहिए, DQX की वैल्यू भी चाहिए। तो DQX की वैल्यू चाहिए तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन का क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dx मोटाई की गोलीय परत के अंदर या फिर चक्ति के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, आवेश का मान भी आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीज तो पढ़ी हुई है ना, ऐसा तो इसमें कुछ है भी नहीं अभी तक। ठीक है ना, शायद ये ऊर्जा निकालना आपने नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा हुआ है, तो वही का वही सेम है। क्योंकि अब इसमें देखोगे ना, स्टार्टिंग का पोर्शन पूरा का पूरा सेकेंड यूनिट के अंदर 12th वाला भाग आएगा। ठीक है, कुछ चीजें 12th की आएगी, कुछ चीजें जैसे क्वार्टर पोल मोनोपोल पढ़ा, वो तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो वो चीजें क्या थी, अलग थी। कुछ पढ़ी हुई आएगी, कुछ नहीं आएगी, अलग आएगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि जहाँ पे अलग आएगी ना, तो वो थोड़ा सा नया लगेगा, तो ऐसा लगेगा ये कभी पढ़ा हुआ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आए बता देना तो आप बता देना। ठीक है, अब क्या है, dx मोटाई की परत में आवेश क्या हो जाएगा आपके, DQX इजिकल्स टू रॉ 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से तो 3 गया। अब देखो, अब इस DQX को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, और रॉ का इसके अंदर मान रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हो, यहाँ से अगर रॉ का मान रखते हो तो इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 3QX स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की, यही वैल्यू आएगी। या तो इस वैल्यू का यूज करो या फिर इस ऊपर वाली वैल्यू का यूज करो, दोनों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों से आप लास्ट में देखोगे तो आंसर तो वही का वही आना है। ठीक है, तो देखो अब आपको QX या फिर x त्रिज्या के गोले के लिए जो आवेश है उसका मान भी पता चल गया, DQX मतलब dx मोटाई की जो शक्ति है उसके लिए भी आवेश का क्या मान है वो यहां से पता चल गया। तो अगर हम x गोले के या फिर आप बोल सकते हो x त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर अगर विभव का मान लिखे तो वो क्या होगा,
V बराबर आप क्या लिखोगे, QX इस गोले के ऊपर आवेश अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी आएगी, यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस ये कौन सी आएगी, रेडियस इसकी x रेडियस आएगी, ठीक है ना, ये ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इस गोले के अंदर जो आवेश वितरण है उसके कारण जो पोटेंशियल है उसका मान आपको यहाँ से पता चल गया। अब आप आगे इसका क्या करोगे, एनर्जी निकालोगे, dW बराबर वो क्या होती है, V dQx, इसके रूप में निकल जाएगी, ठीक है। वहां से अभी dQx का मान रखोगे, फिर इस V का मान रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, इस स्मॉल शक्ति के अंदर जो आवेश वितरण किया गया है उसका मान यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से लेके 8 रेडियस तक की जो ये गोला है उसके सापेक्ष इस dW का या फिर du का जो या तो du के रूप में लिखा हुआ होता है या फिर dW के रूप में लिखा होता है, दोनों एक ही बात होती है। पोटेंशियल एनर्जी और कार्य दोनों हमेशा क्या होते हैं, एक ही चीज को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। किया गया कार्य हमेशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से आप घूम के वापस उसी बिंदु के ऊपर आओगे तो हमेशा 0 के बराबर होता है, तो वो वाला सेम इसके अंदर भी नियम लगेगा, ठीक है। तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो किया आवेश का वितरण किया है हमने, वो उसका कार्य हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमें निकल जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे अब क्या है तो कुछ भी नहीं, आप क्या करोगे, बस इस इक्वेशन के अंदर ये QX का मान रखोगे, फिर इस V का रखोगे, नॉर्मल वैल्यू निकल जाएगी du की, इसके रूप में आपके dx के रूप में वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। हाँ dx के रूप में मिलेगी ना, ये मल्टीप्लाई में पास पीछे dx लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि dqx अपॉन dx लिखा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, rho इंटू 4 पाई x स्क्वायर आई, तो dqx बराबर क्या हो जाएगा, rho 4 पाई x स्क्वायर dx के रूप में आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी ना वो किसके रूप में आएगी, dx के रूप में आएगी, ठीक है ना। और x की लिमिट जो लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी, 0 से 8 तक। इससे आगे का आप लोग खुद करके आ जाना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन कल पढ़ी लेंगे।